नमस्ते। उम्मीद है कि आपने फ्रांज काफ्का के बारे में मेरे पुराने लेक्चर्स ज़रूर सुने होंगे। अगर नहीं, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उन पुराने लेक्चर्स के साथ उसका एक ख़ास रिश्ता बनता है। आज बात करेंगे हम काफ्का के मशहूर उपन्यास द ट्रायल के बारे में, जो कि हिंदी अनुवाद में मुकदमा टाइटल के साथ मिलती है। जब कभी काफ्का के नॉवेल्स की बात होती है, तब या तो द मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात की जाती है या फिर द ट्रायल के बारे में। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी महान किताब है। एक तरह से काफ्का के कंप्लीट स्टाइल का, उनकी पूरी शैली का रिप्रेजेंटेशन करती है ये किताब। काफ्का और दूसरे राइटर्स के बारे में मैं अपने व्हाट्सएप पर कई चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। उन्हें पढ़ने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में भी है। किताब की कहानी और उसकी थीम के बारे में बात करने से पहले इसके लिखने और छपने का बैकग्राउंड सुनाता हूँ। वो भी काफ़ी दिलचस्प है। बरस था 1914-15 का। वो पूरा पीरियड काफ्का के लिए जैसे गोल्डन पीरियड था। उस दौर में उन्होंने जो लिखा, कमाल का लिखा। चाहे नॉवल हो, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ हों, चाहे डायरी एंट्री हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स को लिखे गए खूबसूरत लेटर्स हों। आज आप पढ़कर देखें, हर जगह उनका जादू नज़र आता है। उस दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। काफ्का एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, जहां खूब क्लेम्स आ रहे थे। वॉर के कारण काम का प्रेशर बहुत था। काफ्का दिन भर ऑफिस में काम करते और शाम को घर लौटने के बाद अपने नॉवल द ट्रायल पर काम करने लगते। उन्होंने इस किताब के शुरुआती चैप्टर्स और आखिरी चैप्टर लिख के रख दिए थे। बीच के चैप्टर्स के बारे में उन्हें शुबहा बना रहता। वो बार बार लिखते, काटते, नया लिखते, फिर से काटते, फिर लिखते। इस तरह उन्होंने कई नोटबुक्स भर दी थीं। अगर आज आप द ट्रायल को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ्का की राइटिंग और रीराइटिंग के कारण कई नोटबुक्स इसके पन्नों से भर गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफ्का ने ये नॉवल नहीं छपवाया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लिखे से सुकून नहीं था। वो संतुष्ट नहीं थे। जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होता है, जो कि राइटर के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है, काफ्का को वही नहीं मिल रहा था। द ट्रायल की मैन्युस्क्रिप्ट से काफ्का को संतोष नहीं मिल रहा था और फिर कुछ बरस बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। वो इस नावल को कभी पूरा नहीं कर पाए। द ट्रायल और उसके जैसी कई चीज़ें नोटबुक्स में बंद होकर रह गईं। मरने से पहले काफ्का ने अपने जिगरी दोस्त मक्स ब्रोड से कहा था कि मेरी सारी राइटिंग्स को जला देना। पर मक्स ब्रोड एक भले मानस थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने काफ्का की सारी राइटिंग बचा के रखी और उनके जाने के बाद एक एक करके उन्हें छपवाया और दुनिया को बताया कि क्या गजब का जीनियस था फ्रांज काफ्का। द ट्रायल की मैन्युस्क्रिप्ट पर मक्स ब्रोड ने थोड़ा काम किया था। उन्हें इतना तो समझ में आ रहा था कि किताब यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, पर बीच के चैप्टर्स को लेकर उन्हें कन्फ्यूजन था, क्योंकि काफ्का ने क्लियर लिखा ही नहीं था। कौन सा चैप्टर पूरा है, कौन सा अधूरा, कौन सा सीन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये सब समझना कठिन था। फिर मक्स ब्रॉड ने ध्यान से मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करना शुरू किया। वो काफ्का के सोचने के तरीके को जानते थे। उस हिसाब से उन्होंने किताब के पन्नों को रीअरेंज करना शुरू किया और काफ्का की मौत के 1 साल बाद, यानी
1925 में, यानी आज से करीब 100 साल पहले ये नावल पब्लिश करवाया, द ट्रायल। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया में काफका को काफका बना दिया। इसमें मक्स ब्रोड का भी कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए जब भी काफका को याद किया जाता है, सच्ची दोस्ती निभाने वाले मक्स ब्रोड को भी याद किया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं, द ट्रायल रिटन बाय फ्रांज काफका, एडिटेड बाय मक्स ब्रोड। जी हाँ, कभी कभी किसी किताब में एडिटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे T.S. एलियट की बड़ी मशहूर कविता है द वेस्ट लैंड, जिसने पूरी दुनिया में मॉडर्निज्म का डंका बजा दिया था। द वेस्ट लैंड को एलियट के दोस्त कवि एजरा पाउंड ने एडिट किया था। पाउंड ने उसमें से कई हिस्सों को हटाया था और कई हिस्सों को रिवाइज किया था और एलियट से करवाया भी था। एलियट और पाउंड दोनों दोस्त थे, दोनों ही इक्वली ग्रेट पोएट्स थे। खैर, अब बात करते हैं काफका के नावल द ट्रायल की कहानी यानी प्लॉट के बारे में। मैं आपको द ट्रायल का प्लॉट बताऊं उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं। द ट्रायल एक नाइटमेयर है, यानी एक बुरा ख्वाब है। इसे पढ़कर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक बुरा ख्वाब आपको डिस्टर्ब कर देता है। आपको पता होता है कि ये ख्वाब है, ऐसा असल में नहीं होना है, फिर भी वो ख्वाब आपको असलियत से ज़्यादा असलियत लगने लगता है। नाइटमेयर या बुरा ख्वाब या फिर कहें कि दुस्वप्न, ये काफका का क्राफ्ट था, एक राइटर का क्राफ्ट। वो अपनी बात कहने के लिए नाइटमेयर को एक फॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम है जोसेफ के। वो एक कामयाब बैंकर है, खुश है, कॉन्फिडेंट है। उसका 30वां जन्मदिन है। उस रोज़ सुबह जब वो जागता है तो पाता है कि 2 रहस्यमयी लोग उसके घर में हैं। उनकी बातों से समझ में आता है कि दोनों कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंट हैं, डिटेक्टिव हैं। वे जोसेफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। जोसेफ जानना चाहता है कि उसका गुनाह क्या है, आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पर उसे कुछ नहीं बताया जाता। उससे पूछताछ की जाती है। वो कुछ भी, सारा का सारा माजरा जोसेफ को समझ में नहीं आता। जोसेफ का कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद उसे हिरासत में नहीं रखा जाता या फिर जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि आज़ाद कर दिया जाता है। कहते हैं जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन तुम पे मुकदमा चलाया जाएगा। भाई, किस बात का मुकदमा? जोसेफ ने आखिर किया क्या है? जोसेफ को ये बात बताई ही नहीं जाती। बेचारा परेशान है, कंफ्यूज है, डरा हुआ है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर इन एजेंट्स को कोई भारी गलतफहमी हो गई है। फिर जोसेफ को कोर्ट का समन मिलता है कि संडे को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, पर यह नहीं बताया जाता कि कोर्ट कहाँ पर है और उसे कितने बजे पहुँचना है। फिर भी वो किसी तरह खोजते खाजते पहुंचता है तो पाता है एक बदहाल इलाके में, एक गई गुजरी इमारत में, ऊपर अटारी की तरफ कोर्ट लगा हुआ है। पहुंचते ही सबसे पहले जोसेफ को डांट पड़ती है कि इतनी देरी से क्यों आए हो। ये डांट भी अपने आप में बड़ी एब्सर्ड है, क्योंकि जोसेफ को बताया ही नहीं गया था कि कितने बजे आना है। तो कैसे देरी या जल्दी से आने की बात हुई? तब जोसेफ को समझ में आता है कि लोग उसे जोसेफ नहीं बल्कि एक पेंटर समझ रहे हैं। कोर्ट एकदम केओटिक है, जैसे कोहराम मचा हुआ है, कोई सिस्टम ही नहीं है, शोरगुल है, हल्ला गुल्ला है। उसी के बीच में जोसेफ खुद को डिफेंड करते हुए एक ज़ोरदार स्पीच देता है और ख़ुद को बेगुनाह बताता है। हालांकि उसे ये नहीं पता है कि उस पर चार्जेस क्या लगाए गए हैं, आरोप क्या है, उसका गुनाह क्या है। फिर भी
वो अपनी स्पीच में खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन पाता है कि कोई उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। वो देखता है कि कोर्ट में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन सब के जैकेट में एक पिन लगा हुआ है। उसे महसूस होता है कि ये सब के सब किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अब जोसेफ के पीछे पड़ गई है। वो फ्रस्ट्रेट होता है, वह कोर्ट से बाहर निकल जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये मुकदमा अब कॉम्प्लिकेट होने वाला है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जोसेफ वकील से मिलता है, अपने अंकल से मिलता है, उसे नई चीज़ें पता चलती हैं। उसे समझ में आता है कि ये एक करप्ट सिस्टम है जिसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। उसे कहीं से सलाह मिलती है कि कोर्ट के पेंटर से मिलो। पेंटर उसे बताता है कि कोर्ट के काम करने का तरीका एब्सर्ड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है और वहाँ बहुत करप्शन है और वहाँ से अब पूरी तरह रिहाई मुमकिन नहीं है। पेंटर कहता है तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, पूरी तरह से रिहाई, पूरी तरह से बरी होना, जो कि अब नामुमकिन है, सो इसके बारे में तो सोचो ही मत। ऑप्शन नंबर 2, टेम्पररी रिहाई, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं क्योंकि तुम्हारा केस कभी भी रीओपन किया जा सकता है, कभी भी तुम्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, तुम्हारा केस पोस्टपोन हो जाए। केस तो चलता रहेगा, तब भी तुम अनसर्टेनिटी में रहोगे, अनिश्चय के हालात बने रहेंगे कि कब क्या हो जाए। जोसेफ को समझ में आता है कि इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि एक आम इंसान हमेशा हमेशा के लिए इन सारे कानूनी दांव पेचों में उलझ के रह जाए। एक ऐसा दलदल जिसे बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश की जाए उतना ही आप उसके भीतर धंसते चले जाएं। जोसेफ खुद इसी तरह के दांव पेच, इसी तरह के कानूनी दांव पेचों में फंसता चला जाता है। उसे समझ में आता है कि उसका वकील भी उसके साथ चालबाजी कर रहा है। शायद सभी के साथ ऐसा होता है। उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से होती है जो 5 साल पहले बहुत संपन्न था, लेकिन जब से उस पर मुकदमा चलना शुरू हुआ है उसका तो जैसे दिवाला पिट गया है, जबकि उसका वकील खूब अमीर हो रहा है। उसका पूरा जीवन अपने वकील पे डिपेंड होने लगा है। वकील उसको अपना कुत्ता समझने लगा है। जोसेफ सोचता है ऐसी बात है, ऐसे हालात हैं तो अपना मुकदमा क्यों ना खुद ही लड़ लिया जाए, क्योंकि वो अपने वकील से, उसकी करतूतों से, उसकी तरकीबों से निराश हो चुका होता है। ऐसे में जोसेफ का नॉर्मल जीवन ख़त्म हो जाता है। काम, ऑफिस सब पीछे छूट जाते हैं। वो हर समय अपने मुकदमे में उलझा रहता है। अब ये पूरा मुकदमा उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। हर समय बेचैन, हर समय निराश, इन्हीं सब में 1 साल पूरा बीत जाता है। अच्छा खासा जोसेफ, कामयाब बैंकर जोसेफ अब बर्बाद जोसेफ बन चुका है, निराश और थका हुआ जोसेफ बन चुका है। उसके 31वें जन्मदिन से 1 दिन पहले उसके घर में फिर से 2 लोग आते हैं। वे उसे पकड़ते हैं, पकड़कर शहर से बाहर एक क्वेरी में, एक खदान में लेकर जाते हैं। जोसेफ अब हार मान चुका है। वो उनका विरोध नहीं करता, उनके कहे पे चल पड़ता है। बीच में एक बार उसके मन में आता है कि इनका विरोध किया जाए, पर अंत में वो अपने भाग्य को, या फिर ऐसा कहें कि दुर्भाग्य को स्वीकार कर लेता है। जो होना है अब हो जाने दो। तो वे दोनों बंदे जोसेफ के सीने में चाकू घोंप देते हैं। जोसेफ वहीं मर जाता है। नॉवल के आखिरी शब्द हैं लाइक अ डॉग, यानी जोसेफ एक कुत्ते की मौत मारा गया, जिसे ये भी नहीं पता था कि आखिर उसे मारा क्यों गया। उस पर साल भर मुकदमा चलता रहा, पर उसे यही नहीं पता कि मुकदमा चल किस लिए रहा था।
उसे सज़ाए मौत मिल गई, पर उसे यही नहीं पता कि आखिर किस बात की सज़ा मिली। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक अजीब उपन्यास है, एब्सर्ड। मैंने पहले भी कहा है, एब्सर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं। एक मीनिंग तो यही है, अजीब, ऊटपटांग, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। और काफका यही तो बताना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो कोर्ट है, जो इसे गवर्न कर रहा है, जो इसे चला रहा है, आप चाहें तो उसे गॉड कह लीजिए, आप चाहें तो उसे ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, अफसरान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इन सब का कोई सेंस नहीं, इनका कोई लॉजिक नहीं। इनका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह एक आम इंसान को, एक बेगुनाह इंसान को अपने लपेटे में ले लो और लेके निपटा दो, बिला वजह, बेमतलब, बेमानी तरीके से। अगर आपका सामना कोर्ट कचहरी से हुआ है या आपने ऐसे लोगों को करीब से देखा है, तो आप काफका के इस नावल को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस नावल में कई थीम्स हैं। आइए थोड़ी चर्चा उन थीम्स पे भी करते हैं। इस उपन्यास की सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है एब्सर्डिटी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, खासकर अल्बेयर कामू की किताब द आउटसाइडर वाले लेक्चर में। आप उसे सुनिएगा, तब एब्सर्डिटी को आप बखूबी समझ जाएंगे। पर इस कॉन्सेप्ट को काफका के इस नावल में कैसे इस्तेमाल किया गया है, सुनिए। एक दिन जोसेफ के घर में दो लोग आते हैं, जोसेफ को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर मुकदमा चलने लगता है। क्यों, किसी को नहीं पता। ये पूरा सीन कंफ्यूजिंग है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, केओटिक है। कोर्ट के नियम कायदे इतने कठिन, इतने जटिल हैं कि उनको समझने की कोशिश करना यानी मकड़ी के जाल में फंसते चले जाना। इस पूरी सिचुएशन को कोई समझ ही नहीं सकता। इसका कोई सिर पैर नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिसका सिर पैर नहीं होता, जिसका मीनिंग नहीं होता, वो क्या होता है? वो एब्सर्ड होता है। आपको उसमें मीनिंग खुद ही डालनी पड़ती है। हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग डाल सकता है, अपने लॉजिक लगा सकता है, लेकिन उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपके लॉजिक से, आपके मीनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सोचेंगे कि मैं लॉजिक लगा के सॉल्यूशन खोज लूँगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि संभव है कि एब्सर्डिटी एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, और पूरी ब्यूरोक्रेसी इसी एब्सर्डिटी में डूबी हुई है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं। कुछ समय पहले टीवी पे एक सीरियल आता था, ऑफिस। पंकज कपूर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर्स, पंकज कपूर ने काम किया था उसमें, मुसद्दी लाल का रोल किया था। समझिए कि काफका ने द ट्रायल ट्रेजेडी की तरह लिखी थी, लेकिन ऑफिस कॉमेडी की तरह बनाया गया है। जोसेफ की तरह मुसद्दी लाल भी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंस जाता है। उसकी फाइल कभी आगे नहीं बढ़ती, कभी कोई नतीजा नहीं आता, उसको बताया ही नहीं जाता कि उसकी फाइल में ऐसी क्या कमी है कि उस पर एक्शन नहीं हो सकता। तमाम करप्ट क्लर्क उसे ठगते रहते हैं और करप्शन का एक पूरा सिस्टम उसे अपना शिकार बनाता है। इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का दावा होता है कि वो देश चला रही है, वो सरकार चला रही है, लेकिन सच बात ये है कि लोगों के जीवन को नरक बनाने का काम भी यही ब्यूरोक्रेसी करती है। काफका ने अपने नावल में इस एब्सर्ड ब्यूरोक्रेसी का बड़ा डिस्टर्बिंग किस्म की तस्वीर बनाई है। याद कीजिए, जोसेफ कोर्ट में अपनी सफाई में लंबी स्पीच देता है, लेकिन उसे कोई नहीं सुनता, कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। काफका बताते हैं कि ये सिस्टम
एक दीवार है, गूंगी बहरी दीवार। आप उससे बात कीजिए पर वह आपकी बात नहीं सुनेगी, जवाब भी नहीं देगी। बस आप उस पर अपना सिर पटकते रहिए। ये फ्रस्ट्रेटिंग है और यही एब्सर्ड है। ये काफका की पसंदीदा थीम है, एलियनेशन एंड आइसोलेशन। मेटामॉर्फोसिस के नायक ग्रेगर साम्सा को याद कीजिए। वो कीड़े में तब्दील हो गया है, परिवार के भीतर रहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो परिवार के लिए पराया हो गया है। सबने उसे अलग थलग कर दिया है। यही है एलियनेशन। जिस तरह काफका खुद अपने जीवन में सबसे कटे हुए, सबसे अलग थलग महसूस करते थे, अपनों के बीच रहकर भी पराये जैसा महसूस करते थे, वैसे ही उनके किरदार भी महसूस करते हैं और करवाते हैं। द ट्रायल में जोसेफ की हालत यही है। शुरू में देखिए वो एकदम कॉन्फिडेंट इंसान है, कामयाब है, लेकिन जैसे ही उस पे सिस्टम की गिद्ध दृष्टि यानी बुरी नज़र पड़ती है, वो सबसे कटने लगता है, धीरे धीरे अकेला पड़ने लगता है। अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, यहाँ तक कि जो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं वो उनसे भी कटने लगता है। उसके सारे रिश्ते इस अंजाम को झेलते हैं। उसके अंकल, उसका वकील, लेनी नाम की एक लड़की जो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती थी, वो इन सब से दूर होता चला जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह मुकदमे में खर्च हो जाता है और मुकदमे के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचने में वो पूरी तरह असमर्थ, अक्षम होने लगता है। यही है एलियनेशन, यही है आइसोलेशन। यह हमारे और आपके जीवन में भी आता है। आपको भी कई बार लगा होगा कि लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं या फिर ऐसे हालात बना रहे हैं कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। लोग आपके आसपास रहते तो हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी ये नहीं समझते या फिर समझना नहीं चाहते कि आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कि भीतर से आप कितने परेशान हैं, कि किस कदर टूटे हुए हैं। वे लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वही एहसास काफका ने जोसेफ के माध्यम से दिखाया है। बस फर्क इतना होता है कि काफका का दायरा बहुत बड़ा है, काफका का कैनवास बहुत बड़ा है और इस बात को दिखाने का उनका तरीका बहुत डरावना है। किताब पढ़ के डर लगने लगता है कि ऐसा नॉनसेंस अगर किसी के जीवन में घटित हो जाए, वो तो बेचारा पानी तक नहीं मांग पाएगा। गिल्ट एंड इनोसेंस, ये इस किताब की सबसे सोचने वाली थीम है। जोसेफ गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, उसे पता ही नहीं चलता और राइटर भी ये नहीं बताता कि आखिर उसे किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है, किस इल्ज़ाम में मुकदमा चल रहा है। यही सेंट्रल थीम है। नहीं नहीं, ये इतनी सिंपल बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, ये जो गिल्ट एंड इनोसेंस वाली थीम होती है, इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला, आपको लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ज़रूर इन लोगों को गलतफहमी हुई होगी, अभी थोड़ी देर में ये पूरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। देखिए, जोसेफ को भी नॉवेल की शुरुआत में यही फील होता है। उसे लगता है कि या तो कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर इन एजेंट्स को, अफसरान को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो गई है। दूसरा स्टेज, आपको यकीन है कि आप इनोसेंट हैं और आप पूरी ताकत लगाकर बताते हैं कि आप इनोसेंट हैं। जोसेफ कोर्ट में लंबी स्पीच करता है पर कोई ध्यान ही नहीं देता। तीसरा स्टेज, इसके बाद भी आप पे मुकदमा चलने लगता है। आपका यकीन, आपका भरोसा डामाडोल होने लगता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं सच में तो मैंने कोई गलती नहीं कर दी है। याद नहीं आ रहा, शायद कर दी हो।
और जब सज़ा मिल जाती है तब तो ये भरोसा एकदम ही टूटने लगता है कि यार कुछ तो गलती की होगी, वरना ऐसे ही सज़ा थोड़े मिल जाती है। खुद पर से भरोसा उठ जाता है। यही नहीं, ये हो या ना हो, आप पर से दूसरों का भी भरोसा उठ जाता है। आप भले न सोचें, लेकिन दूसरे ज़रूर सोचने लगते हैं कि बड़ा खुद को बेगुनाह बता रहा था, सज़ा तो मिल गई, कुछ न कुछ किया होगा तभी तो सज़ा मिली है। किताब के अंत में जोसेफ इतना थक चुका होता है कि वो भीतर ही भीतर खुद को गिल्टी मानने लगता है। कोर्ट उसको ये फील करा देता है कि तुमने कुछ तो गलत किया होगा, तभी तो तुम पे मुकदमा चल रहा है। देखिए, ये बात किताब में नहीं लिखी है, पर आप इसे बिटवीन द लाइंस महसूस कर सकते हैं। आप भले इनोसेंट हों, लेकिन अगर एक पावरफुल सिस्टम आपको महसूस करा दे कि आप गिल्टी हैं, तो आपका सारा का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है। इसी पे एक जोक है, आपने सुना होगा, पर मैं शॉर्ट में आपको सुना देता हूँ दोबारा। आपको ये थीम समझ में आ जाएगी इस जोक के माध्यम से। तो हुआ यूं कि एक राजकुमारी थी, उसका हार एक बंदर ने चुरा लिया। पुलिस जांच करने लगी। बंदर तो पकड़ में नहीं आया, एक कुत्ता पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने कुत्ते को इतना मारा कि कुत्ते ने इकबालिया बयान दर्ज करवाया। हाँ माई बाप, मैं बंदर हूं, मैंने ही राजकुमारी का हार चुराया है। और मजे की बात कि कोर्ट ये बात मान भी लेता है कि कुत्ता ही असल में बंदर है। गिल्ट और इनोसेंस की ये जो थीम है, यानी सिस्टम आपको मनवा देता है किसी न किसी तरह से कि आप गिल्टी हैं। तो गिल्ट और इनोसेंस की इस थीम पर काफका का नॉवल द ट्रायल अद्वितीय है, यानी सेकंड टू नन है। इसकी तुलना सिर्फ और सिर्फ दोस्तोयेव्स्की के कल्ट क्लासिक क्राइम एंड पनिशमेंट से की जा सकती है। आपको जानना दिलचस्प लगेगा कि काफका दोस्तोयेव्स्की से बहुत गहरे प्रभावित थे, उन्हें खूब फॉलो करते थे। वो कहते थे कि कहीं न कहीं मेरे पुरखे और दोस्तोयेव्स्की के पुरखे एक ही रहे होंगे, शायद हमारे बीच खून का रिश्ता है। देखिए, इस कदर असर था उन पे दोस्तोयेव्स्की का। और द ट्रायल उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट से प्रभावित होकर लिखा था। कहने को तो द ट्रायल एक अधूरा नॉवल है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ये कहीं से अधूरा नहीं लगता। द ट्रायल की मेजर थीम है पावर। तमाम बड़े लिटरेचर की थीम होती है पावर एंड पावरलेस। टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़िए, पावर। प्रेमचंद का गोदान पढ़िए, पावर। बाल्जाक और फ्लॉबेर को पढ़िए, पावर। जेम्स जॉयस को पढ़िए, पावर। एक सिस्टम जो बहुत पावरफुल होता है वो इंडिविजुअल को दबा देता है, उसकी आवाज़ को नक्कार खाने में बजती हुई तूती की तरह छिपा देता है। ये जो सिस्टम है ना, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पैसे का सिस्टम हो सकता है कि ये पैट्रियार्की का सिस्टम हो, यानी पितृसत्ता का सिस्टम हो सकता है कि जात पात का सिस्टम हो सकता है कि धर्म मजहब का सिस्टम हो, या फिर ज़मींदारी का सिस्टम हो। जिनके पास पावर है वे उन लोगों को दबाते हैं जिनके पास पावर नहीं होता। काफका की किताब द ट्रायल में कोर्ट और लीगल सिस्टम में खूब पावर है। उनके सामने जोसेफ पावरलेस है, दब जाता है, मरता क्या न करता, कितना भी लड़ेगा अंत में मरेगा। यही पावर की सच्चाई है, यही पावर डिस्कोर्स की सच्चाई है। वो अपनी बातों से, अपनी लड़ाई से सिस्टम को बदल नहीं सकता। द ट्रायल में कोर्ट और लीगल सिस्टम एक ऐसा ह्यूज एंड अनस्टॉपेबल फोर्स है जो अंततः व्यक्ति को, इंडिविजुअल को क्रश कर देता है। जोसेफ और उसके जैसे लोग अंततः सिस्टम का शिकार बन जाते हैं। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। वो जिन जिन लोगों से मदद मांगता है, असल में वे सारे लोग भी कहीं न कहीं उसी सिस्टम का पार्ट हैं। और सिस्टम इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसके आगे जोसेफ
जो कि इस किताब का हीरो है। हीरो होने के बाद भी जोसेफ की स्थिति उस इतने बड़े सिस्टम के सामने कीड़े मकोड़ों जैसी होती है। द इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी तुम कुछ भी कर लो, इस दुनिया को समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जोसेफ कितनी भी कोशिश कर ले, कोर्ट उसके लिए एक पहेली बना रहेगा। लीगल सिस्टम उसकी समझ में नहीं आएगा, नियम कायदे समझ में नहीं आएंगे। देखिए, आप नियम कायदों से खेल सकते हैं, पर यह नहीं कह सकते कि आप उन्हें पूरी तरह समझते हैं। एक दिन कोई आपसे बेहतर समझने लगेगा और उस खेल में आप ही को हरा देगा। आप दुनिया के सबसे ताकतवर वकील हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये लगे कि आप लीगल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप उस सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे तो पूरी तरह समझ नहीं सकते। एक दिन कोई अन्य आएगा और उस सिस्टम को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लेगा, वो जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि आप इस सिस्टम को नहीं समझते, हाँ, बस उससे खेलना जानते हैं। ये दुनिया बिल्कुल इसी लीगल सिस्टम की तरह है। आप अगर चालाक हैं तो दुनिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप इस दुनिया को समझ नहीं पाएंगे, ये दावा नहीं कर पाएंगे आप इस दुनिया को समझते हैं। देखिए, इस किताब का एक बेहद मशहूर सीन है। उसमें जोसेफ एक पादरी के सामने बैठा हुआ है। पादरी उसे एक किस्सा सुनाता है, जिसका लबे-लुआब ये है कि एक आदमी जिंदगी भर कानून के दरवाजे पे खड़ा रहता है, दस्तक देता रहता है, पर कभी उस दरवाजे से अंदर घुस नहीं पाता। ये है काफका का द ट्रायल। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायल में काफका ने कोर्ट को एक प्रतीक की तरह दिखाया है, दुनिया का प्रतीक, और जो अदृश्य सत्ता उसे चला रही है, वो सत्ता क्या है? वो है ईश्वर। अगर इस तरह से भी देखा जाए तो हम ये पूछ सकते हैं कि भला ईश्वर को कोई समझ पाया है क्या? उसके बनाए संसार को भला कोई समझ पाया है क्या? कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा दयालु है, और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर दयालु नहीं है, वो तो बेगुनाह लोगों को भी सज़ा दे देता है। जैसे कि जोसेफ बेगुनाह था, पर उसे सज़ा मिली, शायद ईश्वर ने दी है। देखिए, दोनों बातों को मानने वाले आस्तिक और नास्तिक दोनों तरीके के लोग होते हैं। वे भी अपने अपने एंगल से इस किताब की थीम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा काम है दोनों तरह के लोगों के बारे में, दोनों तरह के एनालिसिस के बारे में आपको बताना। द ट्रायल की एक सुंदर थीम है लॉ एंड जस्टिस। देखिए, हमेशा कहा जाता है कानून बनता है इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन कई बार ये महज एक किताबी बात बन के रह जाती है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कानून का गलत फ़ायदा उठाकर नाइंसाफ़ी को बढ़ावा दिया जाता है। द ट्रायल में एक कोर्ट है जिसे इंसाफ का घर होना चाहिए। जोसेफ जितनी बार वहाँ जाता है, हमें ये महसूस होने लगता है कि ये कोर्ट और कई चीज़ों का और कई लोगों का घर हो सकता है, लेकिन इंसाफ का घर तो कतई नहीं। दुनिया के कई देशों में, हमारे यहाँ भी कई बार ये बात कही जा सकती है, लॉ एंड जस्टिस के बीच उल्टा रिश्ता होता है। कानून के लपेटे में अगर आप आ गए तो जस्टिस बमुश्किल मिलेगा। अब आते हैं उस थीम की तरफ जो काफका की किसी भी किताब की सेंट्रल थीम होती है, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फेट, अस्तित्ववाद और भाग्य, यानी प्रारब्ध। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, इसे समझने के लिए मेरे पुराने लेक्चर सुनिएगा, खासकर ये वाला लेक्चर।
द ट्रायल में काफका एग्जिस्टेंशियलिज्म की थीम को कैसे अपनाते हैं, एक नज़र हम इस पे डालेंगे। पूरी किताब में जोसेफ ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उस पर चलने वाले इस मुकदमे का मकसद क्या है, आखिर इसका मीनिंग क्या है, आखिर इस सिचुएशन से कैसे पार पाया जाए। उसे कुछ समझ नहीं आता और बिना ये जाने कि उसका कसूर क्या है उसको सज़ा मिल जाती है। यही तो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। समझिए कि ये जो ज़िंदगी है आपकी, ये जो ज़िंदगी है ये पूरा का पूरा एक मुकदमा है। आप बार बार किसी अदृश्य ताकत के सामने अपने आप को बेगुनाह ठहरा रहे होते हैं, लेकिन वो ताकत आपकी बात नहीं सुनती और अंत में आपको किसी न किसी तरह किसी न किसी बात की सज़ा मिल जाती है। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद खोजना चाहते हैं जबकि कोई मकसद होता ही नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई एक मकसद चुन लीजिए, लेकिन उससे आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे, किसी और को उससे कोई लेना देना नहीं होगा। यह है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि आप अपनी सिचुएशंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं, आपके फैसले जिम्मेदार हैं, आपके फैसले इस बात को तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी। लेकिन ज़रा सोचिए, जोसेफ को ध्यान में रख के सोचिए कि जोसेफ को ये जो सज़ाए मौत मिली है इसके लिए जोसेफ कैसे जिम्मेदार है। उसे तो यही नहीं पता कि आखिर मिली क्यों। उसने अपने जीवन में ऐसा कौन सा फैसला कर लिया, ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया जिसके कारण उसकी ये दुर्गति हो गई। भाई एब्सर्ड है, कुछ पता ही नहीं। पूरी किताब में इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। यानी आपकी ज़िंदगी का रूप कैसा होगा इसके लिए सिर्फ आपके फैसले जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम कहीं बैठा है, वो कहीं काम कर रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो सिस्टम अपने मनमाने फैसलों से आपके जीवन का रंग रूप बदल सकता है और आपकी 7 पुश्तों को समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ। तब कुछ लोग कहते हैं ये तो भाग्य का लिखा हुआ था, ऐसा होना था, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाग्य का कोई लॉजिक नहीं होता। भाग्य यानी लक, यानी फेट, ये सब मिलती जुलती चीज़ें हैं और ये सब एब्सर्ड हैं। इन्हें किसी तरह समझा नहीं जा सकता। देखिए, काफका भाग्यवादी नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ भाग्य या प्रारब्ध या कहें फेट, डेस्टिनी, फेट एक बड़ी थीम की तरह आता है। इसीलिए मैंने इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्टेंशियलिज्म टर्म को थीम की तरह अकेले इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसके साथ फेट भी रखा है। यानी थीम क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फेट। ये बात, इन दोनों का कॉम्बिनेशन द ट्रायल को कई गुना गहरा बना देता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फेट, इन दोनों के हिसाब से आप महीनों तक द ट्रायल के बारे में सोचते रह सकते हैं। इतिहास की कई दूसरी घटनाओं के बारे में भी सोचते रह सकते हैं, लेकिन तब भी किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये शेर इस किताब पे, काफका की द ट्रायल पे एकदम फिट बैठता है। इस किताब के भीतर हैं 10-20 किताबें, जब भी इसे पढ़ना कई बार पढ़ना। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने ये किताब पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो लिखिए कि जल्द से जल्द आप इस किताब को पढ़ेंगे, अपनी पसंदीदा भाषा में पढ़ेंगे। अगर आप इस लेक्चर को इस पॉइंट तक सुन रहे थे तो मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद कहूँगा और गुजारिश करूँगा कि कमेंट में लिख कर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं। काफका, कामू, दोस्तोयेव्स्की और नीत्शे पर मेरे लेक्चर्स की सीरीज़ अभी चलती रहेगी, सुनते रहिए। मेरे लिखे आर्टिकल्स, मेरे किए हुए ट्रांसलेशंस पढ़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ जाइए।
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक नमस्ते।